जहाँ तक रही आपने बात की प्रेगनेंसी में हार्ट सर्जरी, तो वो आज भी अवॉइड की जाती है। अगर बिल्कुल ज़रूरी नहीं है तो हम कोशिश ये करते हैं कि प्रेगनेंसी निकल जाए, चाइल्ड बर्थ हो जाए, जब बच्चा अच्छे से पैदा हो जाए, हेल्दी हो जाए, उसके बाद हम हार्ट की सर्जरी करें। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन में ऐसा होता है कि करना ज़रूरी है, तभी उसको किया जाता है। अदरवाइज प्रेगनेंसी के टाइम पे हार्ट सर्जरी नहीं की। और न्यूबॉर्न बेबीज और जो ओल्ड एज ग्रुप वाले लोग होते हैं, अगर उनमें हार्ट सर्जरी परफॉर्म करना हो तो क्या ध्यान में रखा जाता है? सी देखिए, ओल्ड एज ग्रुप तो आजकल कोई एज ओल्ड नहीं है। मैंने 90 इयर्स तक बाईपास सर्जरी की हुई है एंड पेशेंट्स मेक गुड रिकवरी। सो आज के टाइम में देखिए, उम्र से ज़्यादा एक कहावत है, इट्स नॉट द एज, इट्स द माइलेज। सो क्वालिटी ऑफ लाइफ इज मोर इम्पॉर्टेंट। अगर 85 ईयर में भी अगर आपको सर्जरी करके आपको एक प्रोडक्टिव लाइफ मिल रही है, जिसमें आपने सारे काम कर पाएँ, आप बाहर जा पाएँ, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है सर्जरी होना। उसके तो आजकल सब लोग उस एज में भी सर्जरी करा रहे हैं। उससे रिलेटेड ऑब्वियसली जब एक ओल्ड एज में जैसे आपकी स्किन में झुर्रियाँ पड़ गई हैं, आपकी बॉडी वीक हो गई, तो आपके ऑर्गन सिस्टम थोड़े से वीक रहते हैं, थोड़ी सी आपकी रिस्क बढ़ जाती है। लेकिन अगेन जैसा मैंने कहा कि इस सब से उबरने के लिए जो भी टेक्नोलॉजी चाहिए, जो भी चाहिए, वो सब हमारे पास है। और क्योंकि आज ये रूटीनली हो रहा है, आज से शायद 20 साल पहले इतने बहुत सारे लोग नहीं थे, ऑक्टाजेनेरियंस या नोनाजेनेरियंस, जो कि हम अगर 80 या 90 के दशक में जिन पे सर्जरी हो पाती। बट आज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतनी है कि हर मंथ मैं 80 साल की उम्र के ऊपर के कम से कम 8 या 10 लोगों में सर्जरी करता हूँ, 80 के ऊपर के। सो क्योंकि अब वो एक आदत हो गई है, वो रूटीनली हो रहा है, तो इसमें कोई बहुत चैलेंज नहीं है। ओके, तो आपके पास कौन से एज ग्रुप वाले केसेस ज्यादा आते हैं सर्जरी परफॉर्म देखिए करने के लिए? बहुत आजकल तो मैं क्योंकि अडल्ट कार्डियोथोरेसिक सर्जन हूँ, बट अगर हम बोले बाईपास सर्जरी जैसे जो मोस्ट कॉमन सर्जरी है, तो बाईपास सर्जरी के 35 साल से लेके 85 साल तक। पहले बाईपास सर्जरी ऐसा माना जाता है सिर्फ ओल्ड लोगों में होती है, बट अब बहुत यंग लोगों में हो रही है। सो 40, 45, 50 बहुत कॉमन है। अक्सर 30, 32, 35 में भी मैंने किया है। जी हाँ, हर मंथ। सो इट इज सरप्राइजिंग। बट क्योंकि मैंने बहुत साल विदेश में काम किया, इसलिए मुझे ये पता है कि भारतीयों में जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज है वो थोड़ा जल्दी हो रहा है, और ये बहुत पहले से जल्दी होता है और थोड़ा एग्रेसिव भी होता है। क्या रीजंस हैं इसके? ये जेनेटिक है, डाइट खान पान से रिलेटेड है, और कहीं ना कहीं हमारा एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है। अगर जैसे मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तो वहाँ जो मैं मरीज ऑपरेट करता था वो अमूमन 70 और 80 साल में होते थे। अच्छा, और यहाँ पर आप यहाँ 30 पे एज वो ग्रुप वाले 40 और 50 हो गया है। 40-50? जी हाँ, तो दो दो किताबों में 1 दशक का अंतर बोला गया है, बट मैंने अपनी प्रैक्टिस में जो है 2 दशक का अंतर है। यहाँ मैं जो मैक्सिमम कर रहा हूँ वो 50, 60, 40 से 60 की है। वहाँ जो मैं करता था वो मोस्टली 70, 80 के होते थे। कुछ लोग 60 के भी होते थे, बट डेफिनेटली करीब करीब 15 साल हमको पहले हो रहा है। इसके लिए खान पान, डाइट और जेनेटिक्स भी इम्पोर्टेंट। डॉक्टर, आपने शुरुआत में 3 मेजर सर्जरीज की बात की जो यूजुअली परफॉर्म की जाती है, उसको थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं। पहले आपने बाईपास सर्जरी की बात की, तो प्लीज बताइए बाईपास सर्जरी क्यों करानी पड़ती है, हम पेशेंट को कैसे प्रिपेयर करते हैं और उसकी पोस्ट केयर फिर हम कैसे करते हैं, उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन। देखिए, बाईपास सर्जरी जैसा मैंने बताया आपको कि जब हमारी नसों में कोरोनरी आर्टरीज जो होती है उनमें मेजर ब्लॉकेज आ जाते हैं, और उस कंडीशन में हार्ट की ब्लड सप्लाई कम हो रही है, या तो अगर वो अक्यूटली कम होगी, जल्दी कम होगी, तो आपको हार्ट अटैक आएगा। और अगर एक फिक्स ऑब्स्ट्रक्शन है तो जब आप चलेंगे, दौड़ेंगे, आपको पेन होगा, उसको एंजाइना कहते हैं। तो इस तरह के जब आपके सिम्टम्स हैं, डॉक्टर आपको एक एंजियोग्राफी सजेस्ट करेंगे। उस एंजियोग्राफी में जब आपको बताया जाएगा कि आपकी 3 नसें ब्लॉक हैं या 2 नसों में ज़्यादा ब्लॉकेज है, तब आपको बाईपास सर्जरी रिकमेंड होगी। इस सर्जरी में हम छाती के अंदर से नई नसें, आर्टरीज को लेके, या पैर से वेन्स को लेके नए चैनल्स या कंड्यूट्स बनाते हैं, और उससे हार्ट को एक एक्स्ट्रा ब्लड सप्लाई मिलती है, ब्लॉकेज बाईपास हो जाता है। जब ब्लड सप्लाई हार्ट की रिस्टोर हो जाती है, तो जो सिम्टम्स होते हैं एंजाइना वगैरह के वो खत्म हो जाते हैं, हार्ट अटैक होने का चांस कम हो जाता है। सर्जरी, ये वाली सर्जरी बहुत सेफ है। आजकल ये सर्जरी बीटिंग हार्ट पे होती है, काफ़ी पहले से बीटिंग हार्ट पे हो रही है, बट इंडिया में खासतौर से सिर्फ बीटिंग हार्ट पे होती है, जहाँ पे हार्ट को रोका नहीं जाता, हार्ट चलता रहता है। उसके ऊपर, चलते हुए हार्ट के ऊपर हमारे पास एक मशीन होती है ऑक्टोपस, वो एक इस तरह के उसके 2 लिम्स होते हैं, वो हार्ट के एक पर्टिकुलर पोर्शन को स्टेबलाइज कर देते हैं, और वो चलते हुए हार्ट पे हम नसें लगा देते हैं। चलते हुए हार्ट पे सर्जरी परफॉर्म होती है? जी हाँ, बीटिंग हार्ट सर्जरी कहते हैं उसको।
और इससे फ़ायदा ये होता है कि मरीज़ की रिकवरी बहुत क्विक होती है, हार्ट को बंद नहीं करना पड़ता, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रेट कम है, किडनी भी प्रोटेक्टेड रहती है, बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। सो इसीलिए इसका सक्सेस रेट ओवर 99% है। कोई कॉम्प्लिकेशंस इसके? देखिए 1% कॉम्प्लिकेशन तो हर चीज़ में है। हाँ। उसी तरह छोटे मोटे कॉम्प्लिकेशंस, स्पेशली अगर आपको डायबिटीज़ है या आपका हार्ट फंक्शन खराब है, आपकी नसें खराब है, तो 1% ओवरऑल रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन, बट स्टिल इट इज़ वेरी सेफ। इफ वी से 99% सक्सेस रेट, 1% और लेस इज द रेट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। तो कोई ऐसा केस आपके साथ हुआ है या आपने कभी देखा सुना हो कि सर्जरी के बाद भी चीजें नहीं ठीक हुई तो दोबारा सर्जरी परफॉर्म करने की जरूरत पड़ी है? देखिए ऐसा बहुत कम होता है, और अक्सर जब ऐसा होता है तो हमें इस बात का आभास रहता है कि ऐसा हो सकता है, तो मरीज को बता दिया जाता है। ये आमतौर पे ऐसा उन केसेस में होता है जिनमें ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा होते हैं, नसों की हालत ख़राब होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आपको दोबारा सर्जरी करने की ज़रूरत पड़े। लेकिन हाँ, कई बार जैसे इमरजेंसी वगैरह आपने सर्जरी की और उसमें ब्लड थिनर वगैरह दिया रहता है मरीज़ को, खून ज़्यादा पतला होता है, थोड़ा ब्लीडिंग का रिस्क होता है, तो कई बार आपको ब्लड क्लॉट्स इवैक्यूएट करने के लिए, ब्लीडिंग रोकने के लिए दोबारा जाना पड़ता है। बट सर्जरी की आमतौर पे दोबारा ज़रूरत एकदम से नहीं पड़ती। हाँ, अगर आपकी डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, आपके बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, तो हो सकता है आपको जो ग्राफ्ट लगे वो जल्दी बंद होने लगे, आपको जो वैल लगा है उसमें कुछ प्रॉब्लम आए, इन्फेक्शन आए, वो ये सब एक लेकिन अपवाद या एक्सेप्शंस है, दे आर नॉट वेरी कॉमन। ये थाउजेंड्स में हम बात कर रहे हैं किसी एक मरीज की। ओके। ऐसा भी होता है डॉक्टर कि बहुत लोगों को लगता है कि सर्जरी के बाद उनकी लाइफ खत्म, अब वो पहले जैसे एक्टिव नहीं रह सकते या पहले जैसे खा नहीं सकते, तो इस चीज को प्लीज दूर करिए। आप बताइए कि क्या है सर्जरी के बाद की केयर और क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। जी बिल्कुल, लोगों को ये लगता है कि बाईपास सर्जरी के बाद उनकी लाइफ खत्म है, बट इसके जस्ट ऑपोजिट, ये तो एक नई स्टार्ट है। इसके बाद वो सारे काम कर पाएंगे जो पहले नहीं कर पा रहे थे। अगर वो चल नहीं पा रहे थे, दौड़ नहीं पा रहे थे, नई ब्लड सप्लाई की वजह से वो आसानी से कर पाएंगे, उनको कोई हार्ट अटैक का रिस्क नहीं होगा, और विद इन अ मैटर ऑफ 10 डेज वो अपने सारे काम कर सकते हैं। कुछ प्रिकॉशंस हैं, वेट ना उठाना वगैरह, कुछ एक आध महीने के लिए, लेकिन उसके बाद आप सारे काम कर सकते हैं। तो ये सोचना कि आप नहीं कर, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बाईपास सर्जरी करवाई और उसके बाद उनको कोई प्रॉब्लम नहीं रही। मैं नाम लूँगा, एक भारतीय प्राइम मिनिस्टर जो मनमोहन सिंह जी थे, उनकी बाईपास सर्जरी 1990 में हुई थी, यूके में, पहली बार। उसके बाद वो फाइनेंस मिनिस्टर बने, प्रधानमंत्री बने, और जब क्योंकि उनको डायबिटीज़ थी काफ़ी ज़्यादा, उनको दोबारा ज़रूरत पड़ी थी 2010 में। सो पहली बार उनको बाईपास सर्जरी से 20 साल मिले, दूसरी बार उनकी 2010 में हुई, जो कि भारत में ही हुई, और उसके बाद अभी तक वो ठीक थे, जो अनफॉर्चुनेटली ही पास्ड अवे, बट दैट वाज ड्यू टू समथिंग एल्स। ओके। तो ऐसा भी होता है डॉक्टर की लाइफ शेल्फ होती है सर्जरी की? नहीं, देखिए जैसे मैंने बोला, लाइफ शेल्फ नहीं होती, ये सब कुछ आपके ऊपर होता है कि आप कैसे करें। अब जैसे हमने बात की अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, तो जिस तरह हमने आपको नई नसें दी हैं, आपकी कुदरती नसें जो भगवान ने आपको दी थी वो ब्लॉक हो गई, आपकी नई नसें भी ब्लॉक हो सकती है अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में कोई चेंज नहीं लाएंगे। अगर आप अपना वेट लॉस नहीं करेंगे, आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं है, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो जो नसें हमने लगाई हैं वो भी ब्लॉक हो जाएंगी। बट एक आपके पास एक निश्चित समय फिर भी होता है, एक 10-15 साल का, कि आप अपनी जीवन शैली में चेंजेस करें, और फिर ये आपके हाथ में है। देखिए ये उसी तरह है, जब एक सर्जन की तरह हम बाईपास सर्जरी करते हैं, आपको एक नई नसें 3 लगा के दे देते हैं, ये ठीक वैसे ही है जैसे आपको एक नई कार मिली है। अब आप ये देखिए, कुछ लोग अपनी उसी कार को 20 साल तक ऐसे चलाते हैं कि वो पता नहीं चलता, और कुछ लोग 2 साल में उनकी कार खराब दिखने लगती है। सो ये सब कुछ आपकी जीवन शैली, जहाँ पे वहाँ पे आपकी ड्राइविंग स्किल के ऊपर डिपेंडेंट है, आप कैसे अपनी कार को यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे आप हाउ वेल यू टेक केयर ऑफ योर हार्ट एंड ओवरऑल अपनी हेल्थ का आप कितना ध्यान रखते हैं, रेगुलर चेकअप कराते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, डाइट खान पान के लिए आप थोड़ा बहुत ध्यान देते हैं, ये सब इस चीज़ों पर डिपेंड करेगा। करेक्ट। दूसरी सर्जरी की बात करते हैं, ओपन हार्ट सर्जरी, इसके बारे में बताइए। देखिए ओपन हार्ट सर्जरी मोस्टली की जाती है जब हमारे हार्ट के अंदर कुछ वैल्व होते हैं, उनमें अगर प्रॉब्लम आ जाए, आमतौर पे छोटे हो जाते हैं या सिकुड़ जाते हैं या फिर फैल जाते हैं, जिसमें या तो खून कम होने लगता है, लीक होने लगता है। उस कंडीशन में उनको चेंज करने के लिए, इंडिया में ये बहुत कॉमन है, भारत में रूमेटिक हार्ट डिजीज़ कहते हैं, जो कि बचपन में जब हम यंग एज में रहते हैं, 5 से 15 साल की उम्र में हमारा गला ख़राब होता रहता है। रूमेटिक हार्ट डिजीज़ जो काफ़ी लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में होता है, ओवर क्राउडिंग की वजह से होता है, तो एक सिंपल ऑर्गेनिज्म जिससे कि हमारा सोर थ्रोट होता है, नहीं गला ख़राब होता है, वो ऑर्गेनिज्म जब हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस हो जाता है, बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, तो अनफॉर्चुनेटली उसको मारने के लिए जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट होता है,
ये इम्यून रिस्पॉन्स जो बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया को मारता है, बट सेम वैसा ही मटेरियल हमारे हार्ट वेल्व में होता है। ओके। तो ये हार्ट वेल्व अटैक हो जाता है एज ए इनोसेंट बाईस्टैंडर, क्योंकि जो एंटीबॉडीज है उसको ये नहीं पता कि बैक्टीरिया क्या है और हमारा अपना आप क्या है। और इस तरह के जब हर आदमी जिसको इन्फेक्शन होगा, ज़रूरी नहीं है कि रूमेटिक हार्ट डिजीज हो जाए, लेकिन इस तरह के कई एपिसोड के साथ आपका वेल्व धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगेगा। तो सिम्टम्स लेकिन आपको 30 साल की उम्र में आएंगे, 20 साल के बाद। इन्फेक्शन 5 से 15 साल में होता है, लेकिन जो उसके वेल्व खराब होते होते कई बार उम्र आपकी 30 साल, 40 साल, 50 साल भी हो जाती है। और जैसे मैंने बोला, हर किसी को नहीं होगा ये, किसको होगा इट डिपेंड्स ऑन इम्यूनिटी, ससेप्टेबिलिटी, बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स आपकी खुद की बॉडी के ऊपर। बट एक तकरीबन 15-20 साल का अंतर है जिसमें वेल्व आपका पूरी तरह खराब होगा और आपको सिम्टम्स आने लगेंगे। सिम्टम्स क्या होते हैं आमतौर पे? जैसे सांस फूलना, धड़कन तेज होना, ये सबसे कॉमन है। पैरों में सूजन आना, चक्कर आना, इस तरह के सिम्टम्स, तब वो हार्ट वेल्व बदलने की जरूरत होती है। डॉक्टर एक इकोकार्डियोग्राफी करते हैं, एक टेस्ट होता है जो हार्ट के चेम्बरों के बारे में बताता है, वेल्व कितना काम कर रहा है उस बारे में बताता है। उसके बेसिस पे आपको रिकमेंड किया जाता है कि आपका वेल्व चेंज होगा। तो ये सबसे कॉमन रीज़न है। सेकेंड मोस्ट कॉमन रीज़न है ओपन हार्ट सर्जरी का। हमारे हार्ट में 4 वेल्व होते हैं, बट जो सबसे कॉमन चेंज होता है वो माइट्रल वेल्व होता है जो लेफ्ट साइड में होता है, और एक उसके बाद नेक्स्ट एओर्टिक वेल्व, वो भी लेफ्ट साइड में होता है, और बाकी दोनों वेल्व कम होते हैं। ठीक है। तो ऐसा भी कुछ होता है या कोई ऐसी मशीन आई है आज के समय में जो पहले ही डिटेक्ट कर ले कोई हार्ट की प्रॉब्लम है? जैसे आपने कहा ना कि 5 से 15 साल के बीच में इन्फेक्शन हो जाएगा, लेकिन सिम्टम्स 30-40 साल में दिखेंगे। डिटेक्ट करने के लिए बहुत सारी मशीनें, इको वगैरह हैं, लेकिन अल्टीमेटली मरीज को या किसी भी नॉर्मल आदमी जिसको लगता है कि उसको कुछ प्रॉब्लम है, या इसमें बेसिकली 5 सिम्टम ऐसे हैं जो मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी को इग्नोर नहीं करने चाहिए। चेस्ट पेन हो, अगर आपको कभी भी छाती में दर्द हो, आपकी एज कुछ कोई भी हो, किसी भी तरह का पेन छाती में ऊपर जिसको आपको लग रहा है कि एबनॉर्मल है। उसके बाद नेक्स्ट है सांस फूलना, तीसरा पैल्पिटेशन यानी कि धड़कन बढ़ना, चौथा चक्कर आना। ये कई बार हार्ट सर्जरी से, हार्ट की प्रॉब्लम से भी होता है चक्कर आना, आमतौर पे ब्रेन, बट सेकेंड मोस्ट कॉमन रीजन हार्ट की प्रॉब्लम। और जो चौथा है या पांचवा लास्ट है फटीग, यानी अनएक्सप्लेन्ड थकावट, पूरे दिन रहना। इसके अलावा कुछ माइनर जैसे पैरों में सूजन आना, गले में नसें दिखना, इस तरह की कोई भी चीज़ अगर है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, सारे टेस्ट कराने चाहिए। उसमें इको वगैरह बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं जो आपको बता देंगे। और अक्सर बहुत सारे केसेस में मरीजों को पता होता है कि वेल्व नहीं काम कर रहा है और उनको मेडिकल ट्रीटमेंट पे रखा जाता है, कई साल दोबारा देखा जाता है, और जब वो सीवियर या काफ़ी ख़राब हो जाए तभी उनको चेंज किया जाता है। आपने जैसे बोला ना कि वॉल्व में जो दिक्कतें हो जाती है, जैसे कि सिकुड़ जाता है या ब्लड लीकेज होने लगता है, तो मैंने एक टर्म सुना है यहाँ पे, बलूनिंग जैसा कुछ होता है। तो बलूनिंग करने की जरूरत क्यों पड़ती है और किस पर कब? देखिए, जब अर्ली स्टेजेस में वेल्व सिकुड़ गया है, और उसको अर्ली स्टेजेस में जब सिकुड़ा है लेकिन बहुत ज़्यादा दूसरे चेंजेस नहीं है, तो उसको सिर्फ एक सिंपल कैथेटर जो हम अपनी पैर की आर्टरी से डालते हैं और बलून करके उसको खोला जा सकता है। बट ये टेम्परेरी रिलीफ प्रोवाइड करता है। कितने दिनों तक के लिए? ये देखिए, इसका टाइम पीरियड बहुत वेरिएबल है, बट 1 साल से लेकर 10 साल, कई बार और ज़्यादा भी। बट अल्टीमेटली बलूनिंग इज नॉट द फाइनल ट्रीटमेंट। वेल्व रिप्लेसमेंट की फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, लेकिन आप बलूनिंग आपको वो टाइम दे देता है। अब देखिए, मान लीजिए एक लेडी है जिसकी उम्र 25 साल है, और लेडीज़ में ज़्यादा होता है माइट्रल स्टेनोसिस। 25 साल उम्र है, शादी नहीं हुई, फैमिली नहीं हुई, तो बलूनिंग कर दी गई, 8-10 साल मिल गए। बाय द टाइम उनके 10 साल निकले, उनकी शादी हो चुकी है, बच्चे हो चुके हैं, नाउ शी कैन हैव सर्जरी। सो इस तरह की सिचुएशंस में बहुत यूजफुल है, स्पेशली बच्चों में जब वो बहुत छोटे हैं, सर्जिकल रिस्क बहुत ज़्यादा है, बलूनिंग कर दी गई। और बहुत बुजुर्ग लोगों में जिसमें सर्जरी की रिस्क बहुत ज़्यादा है, बलूनिंग कर दी गई। तो इट्स ए टेम्परेरी सोल्यूशन जो कि कुछ दिनों के लिए यूज़ किया जाता है, बट ये बहुत हेल्पफुल है उन लोगों में जिनके लिए सर्जरी बहुत रिस्की है। एग्जाम्पल, प्रेगनेंसी में अगर सर्जरी नहीं हो सकती तो उसको बलूनिंग के द्वारा खोला जा सकता है, ब्लड सप्लाई इंप्रूव की जा सकती है, और हमको विंडो मिल जाएगी जिसमें कि हम बाद में उसको कर पाएंगे।